राजनंद गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे। उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माता जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माता जी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे साधे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे। माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे। आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है, आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए। आखिर हम कब तक डर के रहेंगे? तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना, तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंदर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में पटकाने खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है।
और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है।
और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। कलका नगर के गांव के जंगल में पीलू देवी काली की भक्ति करती थी। वो हर दिन काली देवी को भोग और फूल अर्पित करती थी और आरती और अगरबत्ती से पूजा करती थी। पीलू नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के बूढ़े माँ बाप उसके साथ रहते थे। हे काली माँ, आप ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसे अच्छा पति मिले, ये खुश रहे। इसकी तो नाव भी अब पुरानी हो गई है। मुझे बहुत चिंता रहती है इसकी। अगले दिन पीलू नदी में जाती है और तभी उसको जाबाज मिलता है। वो वहाँ का गुंडा था। पीलू, अब से तू यहाँ नाव नहीं चलाएगी। ये मेरा इलाका है। नदी किसी का इलाका नहीं होता जाबाज जी। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, मुझे उनके लिए कमाना है। तू मुझसे अकड़ दिखाएगी तो तेरी खैर नहीं। कल से दिखना नहीं मुझे। पीलू ये बात जाकर काली देवी के सामने कह देती है और वो दूसरे दिन भी अपनी नाव लेकर काम पर जाती है। और पीलू पूरे दिन नाव से काम करके शाम में पैसे लेकर घर जाती है। दूर से जाबाज उसको देख लेता है। ये पिद्दी चिड़िया पीलू, इसकी बहुत हिम्मत है मेरे सामने अकड़ दिखाने की। इसको तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगा। पीलू को रास्ते में जाबाज के गुंडे घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। हे माँ काली, ये क्या हो गया? मेरे मेहनत की कमाई ये तो गुंडे छीन कर ले गए। मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए खाना और दवाई कहाँ से लाऊंगी? पीलू रोते रोते देवी के सामने सारी बात रखती है। अगले दिन पीलू फिर से काम में जाती है। जब वो लौट रही थी तब जाबाज उसको फिर से घेर लेता है। तुझे तेरी माँ पिताजी के साथ जंगल से बाहर भेज दूंगा पीलू। अब पूरे पैसे निकाल। नहीं, मैं तुझ जैसे गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरी रक्षा करेगी। लेकिन जाबाज नहीं रुकता और उससे पैसे छीन लेता है और उसकी पुरानी नाव भी तोड़ देता है। पीलू रोने लगती है और रोते रोते काली के मंदिर जाती है। माँ काली, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इसकी सजा मेरे माता पिता को नहीं दीजिए। काली माँ प्रकट होती है। बेटी, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तेरे साथ हुए अन्याय को जानती हूँ। अब तेरा कल्याण करने के लिए समय आ गया है। मैं तुझे एक ऐसी नाव भेंट दूंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। काली देवी पीलू के लिए एक पैडल वाली नाव प्रकट कर देती है। अब तू निडर हो, मैं तेरी रक्षा के लिए आऊंगी। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी भक्ति से कभी नहीं भटकूं। मेरा आशीर्वाद है बेटी। और फिर वहाँ से देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू घर आकर सारी बात अपने माता पिता से कहती है। उसके माता पिता सुनकर हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। वाह पीलू, ये पेडल वाली नाव कहाँ से लाई हो? ऐसी नाव तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। ये देवी माँ काली का आशीर्वाद है हरिया काका। लेकिन बेटी, जाबाज तुझे इसका नुकसान न पहुंचा दे। जाबाज को काली माँ देख लेगी। वाह, ये नाव तो मुझे पसंद आ गई है। अब मैं ये नाव अपने कब्जे में कर लूंगा।
जाबाज और उसके आदमी नाव की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो लोग अचानक जमीन में पटकनी खाने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई फाड़ कर पीट रहा हो। ये क्या हो रहा है? देवी काली वहाँ प्रकट होती है। मेरी भक्त को सताता है अधर्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काली देवी उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। जय माँ काली, जय जय माँ काली। और उसके माता पिता देवी के आशीर्वाद से सुखी हो जाते हैं। पीलू को अच्छे से लड़के से शादी हो जाती है। अब काली देवी की भक्ति करते हुए पीलू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नंदन जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू दुर्गा जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी और नियम से उनकी आरती पूजा करती थी। मिठाई का भोग दुर्गा जी को लगाती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने मिठाई का भंडार था और वो पीलू की कमाई से बहुत जलता था। बहन पीलू, तुम्हारी मिठाइयों में तो गजब का स्वाद है और 3-3 दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती है, जबकि उस कालू की दुकान की मिठाई तो शाम में बदबू मारने लगती है। बहन, ये तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। मुझे तो काम में ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि खाने की चीज है ना, इसे बिना मिलावट के ही बेचना चाहिए। अपनी दुकान की बुराई सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से मिठाइयों में मिलावट करता हूँ, लेकिन ये पीलू शुद्ध मिठाई बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने 2 दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है और उन्हें पीलू की दुकान में भेज देता है। कालू के दोस्त मिठाइयाँ खाते हैं और फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो दोनों पेट पकड़कर गिर जाते हैं। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे तुम मिठाई में जरूर मिलावट करती हो ऐसा लगता है। ये देखो इनकी हालत, ये गरीब लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद कैसे बीमार पड़ गए हैं। ये सब तुम्हारी मिलावट के कारण हुआ है। मेरी दुकान में आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से पीलू को डर के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। पीलू का अब घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। वो कुछ नया काम शुरू करने की सोचती है। वो दुखी मन से दुर्गा जी के पास जाती है। माँ, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे बहुत बदनाम किया है। मिलावटी मिठाइयाँ वो बेचता है, लेकिन मैं बदनाम हुई हूँ कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या खिलाऊंगी? पीलू को दुर्गा जी दर्शन देते हैं। पीलू बेटी, तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। मैं तुझे एक पेड़ दूंगी जिसमें ताजा मिठाइयाँ उगेंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जय माँ दुर्गा जी की। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू के आंगन में एक पेड़ उग आता है, जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है। उन मिठाइयों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर पीलू उन मिठाइयों को बेचना शुरू कर देती है। कालू उस पेड़ को भी काटने के लिए चाहता है, लेकिन तभी दुर्गा जी प्रकट होकर कालू की अपने गधे से पिटाई कर देती है। इस घटना से अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। अब पीलू को लोग बहुत इज्जत देते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए पीलू तरक्की करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी,
आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ
तक पहुंचा हूँ, और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी, अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी, ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। लालमपुर में बबलू एक गरीब लोहार था। वो और उसकी बहू पीलू लोहे के औजार का काम करते थे। फिर बबलू उन औजारों को बाजार में जाकर बेच देता था। बबलू का बेटा बंटी लोहारी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हमारा खानदानी काम है लोहारी का। तू पता नहीं
किस दुनिया में है? जमा जमाया काम है, इसे आगे बढ़ा। मैं तुझे पुरखों की निशानी देना चाहता हूँ। ये ले लो, ये है वो लोहे का तवा जिससे मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, घर के लिए बनाए थे वो ये तवा। हम यही काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाते हैं। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूँगा, तू इसे ले और अपनी कमाई कर। क्या पिताजी, मैं ये लोहे का मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता हूँ। इतने साल काम करके जायदाद के नाम पर हमारे पास क्या है? ये लोहे का तवा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इसे बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। अरे आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने घर का पूरा खर्च इतने सालों तक संभाले हैं। आपको ये काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? काम नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? क्या सपनों में बनोगे? अरे अच्छा पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका कहना मानूंगा और मेहनत से काम करूंगा। इस लोहे के तवे की कसम, इससे पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में बबलू परलोक सिधार जाता है। आप कब से काम शुरू करेंगे जी? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? मेरा मन नहीं है लोहार का काम करने के लिए। तो फिर क्या आपने पिताजी को झूठा वादा किया था क्या? और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं, बेघर हो जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो फिर इस तवे का इस्तेमाल करो, काम शुरू करो, अब खाली मत रहो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस तवे का उपयोग करके पैसे कमाऊं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं लोहार का काम नहीं करूंगा। इसके बाद बंटी 2 दिन तक सोचता रहता है और फिर एक चौक में अपना छोटा सा लोहे की तवे पर आलू चाट की दुकान खोल लेता है और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसकी आलू चाट की बहुत तारीफ करते हैं। लोहे की तवे में गर्मा गर्म आलू चाट में वो अब अलग अलग फ्लेवर्स भी ले आता है और जल्दी ही उसकी कमाई और बढ़ जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा तवा आलू चाट तो पूरे जंगल में नहीं मिलता है। हाँ पीलो, ये तुम्हारे और पिताजी के कारण हुआ है। अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ तवा आलू टिक्की खाने के लिए आते थे। शादी पार्टी इन सब का ऑर्डर भी इन्हें मिलने लगता है और अब तो पीलू भी बंटी का साथ देने लगती है। पीलो, मैं अब समझ गया हूँ मेहनत का सही मतलब। पिताजी ने कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया। मैं उनके काम को कम ही मानता रहा। तुमने मुझे भटकने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का नाम रोशन नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। ये लो सोने का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण और कड़ी मेहनत से वो बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है। फिर पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे।